हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर स्वप्निल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे CVS सीरीज़ 1, जहाँ जहाँ पे फर्स्ट टॉपिक होगा हाइपरटेंशन। ठीक है, इस तरह हम लोग पूरे CVS सिस्टम को, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मेडिसिन पोर्शन को बहुत अच्छे से हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट हाइपरटेंशन में फर्स्ट हम लोग जो सीखेंगे, एक स्टेजेस है, एक कैटेगरी है ब्लड प्रेशर का। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे नॉर्मल क्या है, नॉर्मल पेशेंट क्या है। फर्स्ट जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में नॉर्मल पेशेंट का प्रेशर रहेगा लेस देन 120, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा नॉर्मल पेशेंट का लेस देन 80। उसके बाद आ रहा है प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन मतलब क्या है? हाइपरटेंशन हुआ नहीं है, वो रास्ते में है, कभी भी हो सकता है। ठीक है, प्री हाइपरटेंशन। तो प्री हाइपरटेंशन में आपको याद रखना है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 10 पॉइंट्स इंक्रीज करो। सिस्टोलिक में हमेशा 10 पॉइंट इंक्रीज कर लो। 4 स्टेज है, 10 10 10 10 करके अब बढ़ाते जाना। ठीक है जी। तो 120 टू 129। ठीक है। और डायस्टोलिक है जिद्दी, डायस्टोलिक को लेस देन 80 रहने दो। ठीक है, तो याद रखना, नॉर्मल पेशेंट, प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट, दोनों में से ही डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 80 रहेगा। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 10 पॉइंट्स इंक्रीज करना है। जो नॉर्मल है लेस देन 120, जो प्री हाइपरटेंशन है 120 टू 129। अब देखो, हाइपरटेंशन स्टार्ट हो गया, हाइपरटेंशन स्टार्ट हो गया, पेशेंट का हाइपरटेंशन स्टार्ट हो गया। तो हाइपरटेंशन में अब 2 स्टेजेस है, एक है स्टेज 1, एक है स्टेज 2। स्टेज 1 में कितना प्रेशर रहेगा? मैंने हमेशा बोला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 10 पॉइंट इंक्रीज करो, तो 130 टू 139। ठीक है। और डायस्टोलिक को कितना करो? हाँ, डायस्टोलिक को अब 10 पॉइंट आपको इंक्रीज करना होगा। डायस्टोलिक और जिद नहीं पकड़ेगा। ठीक है, तो 80 टू 89 कर दो। ठीक है, डायस्टोलिक को। और जो स्टेज 2 है वहां पे कितना करना है? स्टेज 2 हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को रखना है मोर देन 140, और डायस्टोलिक को कितना करें? 10 पॉइंट इंक्रीज करो, मोर देन 90। ठीक है, हो गया। 4 स्टेज है हाइपरटेंशन का। अब मैं आपको बोलूंगा क्या ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट अप्रोच क्या है पेशेंट का। देखो भाई, जो नॉर्मल एंड प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट है ना, उसको क्या हाइपरटेंशन अभी तक हुआ है? नहीं हुआ है। तो आप उसको एडवाइस दो, भाई आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या क्या आएगा आप खुद सोच के बोलो। हाँ, पेशेंट को बोलेगा आपके ओपीडी में आया है, देखो आपका कभी भी हाइपरटेंशन हो सकता है, आप एक काम करो, आप जो अल्कोहल पीते हो ना, ड्रिंक्स करते हो, वो बंद करो, 1 नंबर। 2 नंबर, जो स्मोकिंग है वो बंद करो। नीट पीजी ये सब एग्जाम के लिए ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो। जो खाना है ना उसमें नमक कम खाओ, सॉल्ट बॉल्ट कम खाओ। ठीक है। उसके बाद आप क्या बोलोगे? आप एक काम करो, एक डाइट फॉलो कर सकते हो जिसका नाम है डैश डाइट, जिसका नाम है डैश डाइट। डैश डाइट मतलब डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ठीक है, जहां पे सोडियम कम रहेगा। डैश डाइट में सोडियम कम रहता है, बाकी पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब ज्यादा रहता है। डैश डाइट को लिया करो। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद स्टेज 1, स्टेज 2 हाइपरटेंशन। भाई हाइपरटेंशन तो हो गया है, तो क्या है? हाइपरटेंशन हो गया मतलब हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे। ठीक है, सही ना? मगर कहां क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बोल रहा हूं। क्वेश्चन बनता है स्टेज 1 का ट्रीटमेंट से, एक MCQ बनता है। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, एक पेशेंट आया जिसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 135 मतलब इसमें पड़ रहा है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 टू 139 के बीच में। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 85 मतलब 80 टू 89 के बीच में। तो आप समझ रहे हो, हाँ भाई पेशेंट तो हाइपरटेंसिव स्टेज 1 का पेशेंट है। अब आपको बोलेगा पेशेंट आपके जैसा, मेरे जैसा फिट है, मतलब देयर इज नो ऑर्गन डैमेज, ओडी ऑर्गन डैमेज मतलब शॉर्ट में ओडी बोलते हैं, तो ऑर्गन डैमेज नहीं है। ठीक है, मेरे जैसा, आपके जैसा फिट है, तो उसका क्या करना है? उसका सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है। अगर उसका ऑर्गन डैमेज हो गया है, ऑर्गन डैमेज मतलब आंखों में पैपिलोइडेमिया हो गया, किडनी खराब हो गया भाई, ठीक है, तो किडनी में नेफ्रोपैथी हो गया, तो ये सब पेशेंट का अगर हो गया है ऑर्गन डैमेज, इंसेफेलोपैथी, ये सब पेशेंट का हो गया है ऑर्गन डैमेज, तब आपको सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कोई काम नहीं बनेगा। ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ आपको देना होगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है। और जो स्टेज 2 है ना भाई, जो स्टेज 2 है, स्टेज 2 का ट्रीटमेंट अब तो समझ ही रहे हो, इतना हाइपर हो गया, इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया, तो सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ ड्रग देंगे। ठीक है। और जो क्वेश्चन बनेगा इससे बनेगा। ठीक है, आपको देखना है पेशेंट का ऑर्गन डैमेज हुआ कि नहीं हुआ, उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देना होगा।
गलत नहीं होना चाहिए गाइस, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है। देखो जी, जो हाइपरटेंशन होता है ना, दो टाइप का होता है, एक है एसेंशियल, एक है एसेंशियल और इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मतलब क्या है? अरे हाइपरटेंशन का रीजन क्या है, क्यों हाइपरटेंशन हो रहा है? क्यों किडनी का कोई दिक्कत है क्या? पेशेंट का क्या फियोक्रोमोसाइटोमा है क्या? कोई भी एंडोक्राइन डिजीज है क्या? नहीं, कुछ तो नहीं है। तो हाइपरटेंशन हो क्यों रहा है, आपको रीजन ही पता नहीं है। फॉर दैट दिस इज द एसेंशियल हाइपरटेंशन और इडियोपैथिक, जिसका रीजन आपको पता नहीं है, इडियोपैथिक हाइपरटेंशन है, ठीक है भाई। तो याद रखना, यही सबसे मोस्ट कॉमन है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरटेंशन इडियोपैथिक व एसेंशियल। और जो है आपका सेकेंडरी हाइपरटेंशन मतलब क्या है? हाइपरटेंशन किसी रीजन की वजह से हो रहा है, किसी और कारण के लिए हाइपरटेंशन आपके बॉडी में हो रहा है। क्या क्या हो सकता है भाई? सबसे मोस्ट कॉमन कॉज आजकल का दिन में, सबसे मोस्ट कॉमन कॉज सेकेंडरी हाइपरटेंशन का क्या हो सकता है? बोलो, आप खुद बोलो। सीकेडी पेशेंट। सीकेडी में क्या मिलेगा? एक ट्रायड मिलता है सीकेडी में। सीकेडी हमेशा हम लोग पढ़ते हैं PAH। सीकेडी पेशेंट में एक ट्रायड मिलता है, पा मतलब प्रोटीनियूरिया, ए फॉर एनीमिया, एच फॉर हाइपरटेंशन, पा। सीकेडी पेशेंट व्हिच इज द मोस्ट कॉमन, सीकेडी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग और क्या क्या रीजन मिल सकता है भाई? कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। और भी एंडोक्राइन कुछ डिजीज बोलो, जैसे मान लो हाइपरथायरॉयड, ठीक है। अच्छा, नेफ्रोलॉजी से दो रीजन बोलो, ठीक है। एक है गॉर्डन सिंड्रोम और एक है लिडिल सिंड्रोम। भाई गॉर्डन सिंड्रोम क्या है, लिडिल सिंड्रोम क्या है? दोनों ही तो कॉन्जेनिटल है ना जी, दोनों ही तो कॉन्जेनिटल है, सही ना, दोनों ही है कॉन्जेनिटल। तो गॉर्डन सिंड्रोम क्या है? गॉर्डन सिंड्रोम मतलब ये जो डिस्टल कलेक्टिंग डक्ट है ना, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सॉरी डीसीटी जो है ना, और ये क्या है कि एक नेफ्रॉन है, ठीक है। नेफ्रॉन में एक है ग्लोमेरुलस है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, उसके बाद ए है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद है कलेक्टिंग डक्ट। देखो डीसीटी में कौन सा चैनल है? डीसीटी में जो चैनल है आपका, वो है आपका डीसीटी में सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड चैनल है ना, अगर सोडियम क्लोराइड चैनल ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड चैनल इन डीसीटी ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, तब क्या करेगा? वो ज़्यादा सोडियम क्लोराइड को अपने तरफ खींच के वो कहाँ भेजेगा? बोलो, वो कहाँ भेजेगा? जो ब्लड वेसल है ना, उसके अंदर खींच के भेजेगा। तो ब्लड वेसल में अगर नमक ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सोडियम का दोस्त कौन है? वाटर है। वो ज़्यादा वाटर को खींचेगा, तो वाटर को खींचने से उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। आप समझ रहे हो? डीसीटी में सोडियम क्लोराइड चैनल है, सोडियम क्लोराइड चैनल अगर हाइपर एक्टिव हो जाएगा डीसीटी में, वो ज़्यादा सोडियम क्लोराइड नमक को खींचेगा, खींच के कहाँ फेंकेगा? ब्लड वेसल में फेंकेगा। और सोडियम का दोस्त कौन है? वाटर है। वाटर ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा, उससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो गॉर्डन सिंड्रोम में क्या होता है? डीसीटी में सोडियम क्लोराइड चैनल हाइपर एक्टिव होता है। अगर मैं बोलूँगा ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में क्या है? इनएक चैनल, भाई इनएक चैनल मतलब सोडियम चैनल। इनएक चैनल अगर हाइपर एक्टिव हो जाएगा, वो ज़्यादा सोडियम को खींच के रेनल ट्यूब्यूल से, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से ज़्यादा सोडियम को खींच के वो फेंकेगा कहाँ पे? वो फेंकेगा इधर ब्लड वेसल्स है, वो ब्लड वेसल में आपको सोडियम को फेंक देगा। तो सोडियम का दोस्त कौन है? मैंने बोला सोडियम का दोस्त है वाटर। तो वाटर जाके वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम बढ़ा के हाइपरटेंशन कर देगा। तो हो गया गॉर्डन सिंड्रोम, मतलब डीसीटी में सोडियम क्लोराइड चैनल का हाइपर एक्टिविटी। लिटिल सिंड्रोम क्यों? इनएक चैनल का हाइपर एक्टिविटी इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ताहले व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन? एक है सीकेडी, ठीक है। उसके बाद कुशिंग सिंड्रोम, हाइपरथायरॉयडिज्म, गॉर्डन सिंड्रोम, लिटिल सिंड्रोम, और भी है, इतना ही होने से हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम लोग पढ़ेंगे यार, ये जो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, जो टारगेट ऑर्गन डैमेज है, ठीक है, वो जो स्टेज 1 में मैंने बोला ना टारगेट ऑर्गन डैमेज। भाई टारगेट ऑर्गन डैमेज मतलब क्या है? व्हाट इज टारगेट ऑर्गन डैमेज? टारगेट ऑर्गन डैमेज मतलब क्या है? टारगेट मान लो ये वेसल है, ठीक है, ये वेसल है। अगर अब मान लो आप गार्डन में पानी दे रहे हो, ठीक है, जो प्लांट्स है उधर में पानी दे रहे हो, आप अगर पाइप को ऐसे प्रेस करोगे, पानी का फ्लो ज़्यादा तेज हो जाएगा। आप समझ रहे हो? पानी का फ्लो ज़्यादा तेज हो जाएगा। अब किए भी हो ये चीज़, ठीक है।
तो अगर आपका हाइपरटेंशन की वजह से अगर हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, मान लो भेसल में भी ऐसा प्रेस हो गया हाइपरट्रॉफी से वजह से, हाइपरट्रॉफी के लिए, तो जो फ्लो है वो फास्ट जा रहा है, वो ज़्यादा तेज जा रहा है, तो वो अगर टारगेट ऑर्गन मतलब रेटिना, किडनी, वो सब में जाके ऐसा धक्का मारेगा तो वो तो खराब हो गया ना भाई, वो तो खराब होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, टारगेट ऑर्गन डैमेज मतलब हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, रेटिना में धक्का मार के रेटिनोपैथी कर दिया, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी कर दिया, तो यही है टारगेट ऑर्गन डैमेज। अब समझ रहे हो? तो टारगेट ऑर्गन डैमेज मतलब हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी, ठीक है, आंखों में हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, ये सब पेशेंट का हो गया है, ठीक है, यही है टारगेट ऑर्गन डैमेज, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब देखो, अब है व्हाट आर द एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन में क्या क्या है, ABCD, याद रखना, ABCD। ए मतलब क्या है, ए मतलब ACE इनिबिटर, ACE इनिबिटर, और एक है ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ACE इनिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ARB, ठीक है। B फॉर बीटा ब्लॉकर, ठीक है। C फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, D फॉर डाईयूरेटिक, ठीक है। फार्मा में पढ़ लेंगे डाईयूरेटिक क्या क्या है, कितना टाइप है, अभी जितना बोल सकते हो बोल देता हूँ। देखो भाई, हर एक चीज़ों में थोड़ा थोड़ा याद रखना, ठीक है। जो ACE इनिबिटर है ना और जो ARB है ना, ये कैसे याद रखना है, ये भी बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है यार। ACE इनिबिटर का एक ड्रॉप नाम में याद रखना प्रिल रहेगा, जैसे रेमीप्रिल, ठीक है, कैप्टोप्रिल। और जो ARB है ना, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, यहाँ पे रहेगा सार्टन, जैसे भालसर्टन, लोसर्टन, भालसर्टन, ठीक है। कैसे याद रखना है, ये जो ARB है ना, ARB मतलब अरब नेशन में कपड़ा अच्छा है, ऐसा याद रखना। कपड़ा मतलब सार्ट अच्छा है, अरब नेशन में कपड़ा सार्ट अच्छा है तो सर्टन रहेगा, ARB में सर्टन रहेगा, ऐसे ऐसे याद रखना है, ठीक है। ये मत कर देना ACE इनिबिटर में सर्टन, ठीक है, ACE इनिबिटर मतलब प्रिल रहेगा उधर में, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखना, मान लो ये ACE इनिबिटर हो और ARB हो, दोनों ही एडिशनल इफेक्ट करता है। मतलब क्या करता है, वो लोग मिलके इंसुलिन सेंसिटिविटी ज़्यादा करेगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा, और एक चीज़ जो करेगा, डिक्रीज प्रोटीन यूरिया, किडनी से जो यूरिन से जो प्रोटीन निकलता है ना उसको घटाएगा। मतलब नेफ्रोप्रोटेक्टिव है भाई, मतलब नेफ्रोप्रोटेक्टिव, किडनी से प्यार है भाई, किडनी को प्रोटेक्ट करेगा, ACE इनिबिटर और ARB। तो डिक्रीज प्रोटीन्यूरिया, ठीक है। तो अब मुझे बोलो, अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, आप बोलो, अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी ज़्यादा कर रहा है तो डायबिटीज पेशेंट के लिए अच्छा है ना भाई, डायबिटिक पेशेंट के लिए तो अच्छा है। तो जो पेशेंट डायबिटिक है, आप समझ रहे हो, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, जैसे मेरे पापा हाइपरटेंशन है साथ में डायबिटीज भी है, तो उन लोग को क्या करना है, ACE इनिबिटर दो। तो इसका कहाँ का यूज़ है, ACE इनिबिटर और ARB डायबिटिक पेशेंट में दो, क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिविटी ज़्यादा करता है। प्रोटीन लॉस घटाएगा थ्रू यूरिन, ठीक है, प्रोटीन यूरिया घटाएगा। अगर प्रोटीन यूरिया घट रहा है तो आप कहाँ दे सकते हो, नेफ्रोप्रोटेक्टिव है तो CKD में दो, ठीक है। और कहाँ दे सकते हो, और आप दे सकते हो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। अब मुझे एक बात बोलो, जो ACE इनिबिटर ARB है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, बहुत मज़ेदार है भाई, बहुत मज़ेदार है। साइड इफेक्ट आपको बहुत कुछ है, नाम से ही पता चलता है। कैप्टोप्रिल को भी हम लोग ऐसे निमोनिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, मगर मोटा मोटा आप याद रखो, इसका है हाइपर कैलेमिया, पोटासियम ज़्यादा करेगा, ठीक है। उसके बाद करेगा लिप्स में एंजियोइडीमा, ठीक है, ड्राई कफ, ठीक है। तो अगर मान लो आप OPD में बैठे हो, ऐसे एक पेशेंट आया, डॉक्टर साहब मेरा ना हाइपरटेंशन है, ठीक है, तो हाइपरटेंसिव मेडिकेशन तो दवाई तो ले रहा हो, पता नहीं मेरे लिप्स देखो कैसे फूल गया है, क्या हो सकता है, एंजियोइडीमा हुआ है, ACE इनिबिटर व ARB ड्रग्स खा रहा है। डॉक्टर साहब हाइपरटेंशन का दवाई खा रहा हूँ
ड्राई कफ हो रहा है। तो क्या हुआ, ड्राई कफ क्यों हो रहा है, क्योंकि ARB AC इनहिबिटर वो ड्रग ले रहा था, इसलिए ड्राई कफ हो रहा है। आप समझ रहे हो। और एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा देर बाद ही हम लोग पढ़ेंगे। एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग खाने वाला इंसान आपके OPD में आया है, उसका एंकल इडिमा है। ये जो पैर है ना, पैर में पानी जम गया है, इडिमा हो गया है। व्हाट इज योर डायग्नोसिस। कौन सा ड्रग खा रहा था, CCB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। याद रखना, लिप्स फूल जाएगा, ठीक है, इडिमा हो जाएगा लिप्स में, तब क्या करना, तब सोचना AC इनहिबिटर ARB से हो रहा है। अगर एंकल में इडिमा हुआ तो याद रखना CCB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से हुआ है। देखो कितना मजेदार है, ठीक है। उसके बाद है, तो हम लोग पढ़ रहे थे बीटा ब्लॉकर, ठीक है। उसके बाद है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर को कहाँ लिखूँ, अच्छा इधर में लिख देता हूँ, ठीक है, इधर में, B फॉर बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में एक चीज़ याद रखना, बीटा ब्लॉकर में हम लोग, ठीक है, जैसे मेटोप्रोलोल यूज़ करते हैं, ठीक है, बीटा ब्लॉकर में। और याद रखना बीटा ब्लॉकर में एक चीज़ आपको याद रखना है, इट इज़ प्रेफर्ड इन, कहाँ यूज़ करेंगे, इंडिकेशन कहाँ है, इंडिकेशन है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। कैसे याद रखना है, देखो देखो बात यही है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब क्या है, कोरोनरी आर्टरी है, MI अनस्टेबल एंजाइना। तो मतलब क्या है, मान लो ये एक कोरोनरी आर्टरी है, ये उसका लूमेन है, लूमेन में से एक थॉम्बस जाके ब्लॉक कर दिया लूमेन को, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी लूमेन को। तो वो कोरोनरी आर्टरी कहाँ सप्लाई दे रहा था, कार्डियक मसल में। तो कार्डियक मसल अब पंप कर रहा है, ठीक है, तो उसको तो ब्लड चाहिए, उसका तो भूख है, मुझे ब्लड दो। वो कहाँ से लेगा, कोरोनरी आर्टरी से लेगा, मगर कोरोनरी आर्टरी में फ्लो ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो थॉम्बस बन गया ना। तो आपको क्या करना है, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रीटमेंट, ये थॉम्बस बन गया, यही है MI एनजियो अनस्टेबल एंजिन है, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब बोलो आप क्या करोगे। हाँ, पहले तो हम लोग एंटीकोआगुलेंट देंगे, बस स्टेंट देंगे, जो भी देंगे, इस जो क्लॉट है इसको हटाएंगे, ठीक है। मगर आप वो तो सोचो, ये जिस हार्ट को मतलब ब्लड दे रहा था, वो तो पंप किए ही जा रहा है, तो उसका तो डिमांड बढ़ रहा है ना, उसको शांत कर दो भाई, तू थोड़ा शांत हो जा। तो तब तक हम लोग क्लियर तो कर लेते हैं ना, तब तक हम लोग थ्रोम्बस को हटा लेते हैं, तो हार्ट को भी हम लोग शांत करते हैं। तो किस चीज़ से करेंगे, बीटा ब्लॉकर। आप समझ रहे हो क्यों, क्योंकि देखो नाम पे ही है बीटा ब्लॉकर, बोल रहे हार्ट को बेटा शांत हो जा, ऐसा नहीं है, β1 रिसेप्टर व्हिच इज प्रेजेंट इन हार्ट, ठीक है। तो आप याद रखना β1 बेटा शांत हो जाए, इसलिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज में हम लोग बीटा ब्लॉकर देते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद देखो CCB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अब आपको याद रखना है कौन सा देंगे, एम्लोडिपिन देते हैं हम लोग, एम्लोडिपिन देते हैं, ठीक है। इधर में दो है, वेसल सिलेक्टिव, कार्डियो सिलेक्टिव बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। एम्लोडिपिन देंगे, ठीक है। और एक चीज़ आपको याद रखना है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनता है इससे, एक OPD में पेशेंट है जिसका एंकल इडिमा है, आप समझ रहे हो, तो कौन सा ड्रग के लिए हो रहा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। बंद करो, दूसरा रख दो, ठीक है। ऐसा बहुत पेशेंट आता है मेडिसिन OPD में, ठीक है, एंकल इडिमा, ठीक है भाई। और एक देखो जो डायूरेटिक है, डायूरेटिक में क्या है, डायूरेटिक में बहुत सारा है, लूप डायूरेटिक है, थायाजाइड है, ठीक है। तो मेनली हम लोग मतलब सबसे प्रेफर करता है थायाजाइड वाला, क्लोरथायाजाइड, ठीक है, क्लोरथायाजाइड मान लो। तो एक चीज़ याद रखना इधर में, ठीक है, जो डायूरेटिक है ना, ठीक है, जो लूप डायूरेटिक भी मान लो, थायाजाइड मान लो, ठीक है, सब कुछ बाद में पढ़ेंगे, फार्मा में पढ़ेंगे। एक चीज़ याद रखो, थायाजाइड, ठीक है, और लूप डायूरेटिक दोनों ही क्या करते हैं, हाइपर ग्लू, याद रखना निमोनिक से, हाइपर ग्लू, GLU मतलब क्या है, ग्लू मतलब क्या है, ग्लूकोज को बढ़ाएगा। L मतलब क्या है, L मतलब लिपिड को ज़्यादा कर देगा, ठीक है। U मतलब क्या है, U मतलब यूरिक एसिड को ज़्यादा करेगा। और याद रखना लूप बोलो थायाजाइड बोलो, दोनों ही लूज ऑल, याद रखना एक निमोनिक्स है, लूप लूज ऑल, ठीक है। सब कुछ सोडियम पोटासियम क्लोराइड ब्लोराइड जितना है सब घटाएगा, सोडियम पोटासियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम सब कुछ घटाएगा। मगर एक चीज़ इधर में, एक चीज़ है, जो थायाजाइड है ना, उसको पेयर है कैल्शियम से, तो वो कैल्शियम को प्रिजर्व करेगा, वो कैल्शियम को मतलब कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ाएगा। अब समझ रहे हो, वो बॉडी से कैल्शियम को छोड़ेगा नहीं,
मगर ये जो है ना भाई लूप, वो कैल्शियम को घटाएगा, ठीक है। तो थायाजाइड कैल्शियम को बॉडी में स्टोर करके रखता है, ब्लड में, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन बना रहा हूँ इधर से, देखो 2 क्वेश्चन नीट पीजी में बन जाएगा इधर से। अगर मैं बोलूँगा, ठीक है, अगर मैं बोलूँगा एक पेशेंट आया, ठीक है, एक पेशेंट आया जिसका ना गाउट है, ठीक है, गाउट है, तो वो पेशेंट एलोप्यूरिनॉल खा रहा है। उस पेशेंट को कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आप नहीं दोगे? बोलो, इस स्लाइड से ही बोलो, इधर से ही बोलो, इधर इतने में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। देखो, लूप डायरेटिक थायाजाइड हाइपर ग्लू करता है। यू फॉर यूरिक एसिड, यूरिक एसिड ज़्यादा किस में होगा? यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है गाउट में। तो गाउट में उस पेशेंट को ऐसा हाइपरटेंसिव ड्रग दे रहे हो जो फिर से घूम के आपका यूरिक एसिड ज़्यादा कर रहा है, जो फिर से घूम के आपका यूरिक एसिड ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा ड्रग देना चाहिए। तो गाउट पेशेंट जो एलोप्यूरिनॉल खा रहा है उसको थायाजाइड अवॉइड करो, ठीक है, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट पीजी में बनेगा, मान लो जो हम लोग का मम्मी होता है, ठीक है, 55 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, उनका ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक पेशेंट, ठीक है, एक फीमेल पेशेंट जिसका हाइपरटेंशन हुआ है, कौन सा ड्रग आप दोगे? विच इज़ योर फेवरेट, मतलब मोस्ट प्रेफर्ड ड्रग फॉर ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट? भाई ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट में तो ऐसे ही कैल्शियम कम रहेगा ना, तो उसमें अगर आप ऐसा हाइपरटेंशन ड्रग दे रहे हो, मान लो लूप दे रहे हो, मान लो लूप डायरेटिक दे रहे हो, तो वो तो कैल्शियम को लॉस करके यूरिन से बाहर करके वो तो और भी आपको मतलब प्रॉब्लम में फंसा देगा ना। तो उस हिसाब से आप थायाजाइड दो ना, ऐसा पेशेंट को थायाजाइड दो, थायाजाइड ड्रग दो। थायाजाइड ड्रग से क्या होगा? कैल्शियम शरीर में प्रिजर्व रहेगा, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट को थायाजाइड देंगे क्योंकि वो कैल्शियम को प्रिजर्व करके रखता है। बस हो गया, ठीक है। ABCD एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हो गया। अब हम लोग देखेंगे कैसे मेडिकेशन को अप्रोच कैसे करेंगे। तो एक पेशेंट आया आपके पास, ठीक है, तो उसका मान लो प्रेशर है 164, ठीक है, बाई 90। तो आप क्या करोगे? आप देखोगे उसका मतलब वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, मतलब वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है। तो आप एक काम करो, अब देखो उसका एज कितना है, एज के हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान होगा। अगर आप देखोगे उसका एज है मोर देन 60 और देखोगे एज है लेस देन 60, अगर मोर देन 60 है तो कौन सा ड्रग दोगे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, CCB, ठीक है, प्रेफर्ड ड्रग है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। अगर आप देखोगे ना यार उसका एज तो उम्र तो कम है, लेस देन 60, भाई यंग एज है मेरे जैसा आपके जैसा, तो कौन सा ड्रग देंगे? भाई AC इनहिबिटर ARB दो, AC इनहिबिटर ARB कोई एक ड्रग दो, ठीक है। अब देखो घर तो चला गया, 2 हफ्ते बाद फिर आया, अब देख रहे हो यार 160 बाई 92 ही है, कम नहीं हुआ है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर AC इनहिबिटर ARB से उसका प्रेशर घट नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? दोनों ड्रग देंगे। दोनों ड्रग क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर अगर चल रहा था तो उसके साथ AC इनहिबिटर भाई ARB ऐड कर दो, ठीक है। थर्ड विजिट में आया, अब फिर देख रहे हो 155/90, ठीक है, प्रेशर घट नहीं रहा है, तब आप क्या करोगे? तब उसमें ऐड करोगे डायूरेटिक क्लोरथायाजाइड, थायाजाइड, ये सब आप ऐड करोगे, डायूरेटिक, ठीक है। अब आप देखो, अब जो याद रखना है, उसके बाद फिर आया है पेशेंट आके देख रहे हैं उसमें भी काम नहीं कर रहा है, प्रेशर घट नहीं रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे? तब अब हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, पेशेंट का है रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। रेजिस्टेंट टू व्हाट? रेजिस्टेंट टू 3 हाइपरटेंसिव ड्रग व्हिच इज इंक्लूड डायूरेटिक। ये चीज़ याद रखना है, एक डेफिनेशन है, ठीक है। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन मतलब 3 एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है, व्हिच इंक्लूड वो तीनों में से ही एक रहेगा डायूरेटिक, ठीक है, डायूरेटिक, उसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। आप समझ रहे हो? उसको हम लोग रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन बोलेंगे, ठीक है भाई। अब देखो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन तो हो गया, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या दोगे? उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे? देखो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में आप स्पाइरोनोलेक्टन दे सकते हो, स्पाइरोनोलेक्टन, ठीक है। उसके बाद आप क्लोनिडिन दो, क्लोनिडिन थोड़ा, ये सब बहुत पावरफुल ड्रग होता है, ठीक है, थोड़ा हटके ड्रग है, क्लोनिडिन दो, ठीक है। उसके बाद प्राजोसिन दो, ठीक है।
उसके बाद आप लोग अल्फा मिथाइल डोपा दे सकते हो, अल्फा मिथाइल डोपा दे सकते हो, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, क्लोनिडिन, प्राजोसिन, अल्फा मिथाइल डोपा, ये तीनों ड्रग हम लोग का जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है ना उसको घटाएगा, मतलब डिक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। तो याद रखना, जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी घट रहा है ना, वो पेशेंट का घूम के साइड इफेक्ट करवा देगा। मतलब वो लोग ज़्यादा भारी हो गया, मतलब वो लोग प्रेशर को तो घटा रहा है, इतना घटा दिया पेशेंट का घूम के साइड इफेक्ट हो गया। आप समझ रहे हो, मतलब ज़्यादा अच्छा करने की है, बुरा कर दिया है। आप समझ रहे हो। तो साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट है पोस्चरल हाइपोटेंशन, पोस्चरल, वो ऑर्थोस्टैटिक, और ऑर्थोस्टैटिक जिसको बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, ठीक है। ज़्यादा घटा दिया प्रेशर। मतलब क्या है, इसमें एक चीज़ याद रखना है, इसको याद रखने ने 1 2 3 ये याद रखना। मतलब एक पेशेंट सोया हुआ है, ऐसे बेड में सोया हुआ है, जब वो पेशेंट खड़ा हो गया अपने पैर में, तब क्या होगा, 3 मिनट बाद, आफ्टर 3 मिनट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 20 घट गया, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 10 घट गया, मोर देन 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। तब हम लोग बोलेंगे पोस्चरल हाइपोटेंशन हो गया। आप समझ रहे हो। मतलब एक पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, जो क्लोनिडीन, प्राजोसिन, अल्फा मिथाइल डोपा खा रहा था, वो पेशेंट बेड में सोए हुए थे। वो जब खड़ा हुआ अपने पैर में, सडनली उसका ऐसे मतलब सर चक्कर देके वो गिर गया। क्यों? क्योंकि उसका पोस्चरल हाइपोटेंशन व ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो गया। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर पोस्चरल हाइपोटेंशन और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन? 1 2 3 निमोनिक से 1 2 3, 3 मतलब 3 मिनट बाद, खड़ा होने के 3 मिनट बाद, ठीक है, आफ्टर 3 मिनट। 2 मतलब क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल मोर देन 20, 1 मतलब क्या है, 10, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल मोर देन 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तब उसका सब चक्कर देके वो गिर गया। आप समझ रहे हो। दिस इज नोन एज ए पोस्चरल हाइपोटेंशन और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। कितना इंटरेस्टिंग है देखो। अब देखो बात यही है, अब हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है व्हाट इज हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अब नाम से ही पता चल रहा है कोई क्राइसिस हो रहा है भाई, क्राइसिस हो रहा है, ठीक है। क्राइसिस मतलब आप याद रखना, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब बोलेंगे, हाइपरटेंसिव क्राइसिस पे चला गया पेशेंट, जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 180 होगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 120 होगा। पहले ये चीज याद रखो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 180, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 120। मतलब आप सोच के देखो भाई, कितना आगे पहुंच गया हो, कितना ज्यादा हो गया उसका प्रेशर, ठीक है। तो अगर ऐसा क्राइसिस है तो याद रखना 2 चीज हो सकता है पेशेंट का, एक है हाइपरटेंशन, एक है हाइपरटेंसिव अर्जेंसी, एक है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। आप समझ रहे हो। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी हो सकता है, इमरजेंसी हो सकता है। अब देखो ये भी बहुत मतलब बहुत बच्चे क्या लोग करता है, कॉन्फ्यूजन हो जाता है, मेरा भी होता था। मतलब अर्जेंसी में टारगेट ऑर्गन डैमेज है क्या, इमरजेंसी में टारगेट ऑर्गन डैमेज है? भाई आप खुद देखो ना, सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है, इमरजेंसी है ना। इमरजेंसी कितना बड़ा है, अर्जेंसी एक छोटू सा एक वर्ड है। तो छोटू सा जो वर्ड है उसमें टारगेट ऑर्गन कैसे हो सकता है भाई डैमेज? तो इसमें टारगेट ऑर्गन डैमेज एब्सेंट, इसमें टारगेट ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट। आप समझ रहे हो। इमरजेंसी बहुत बड़ा टर्म, समझ रहे हो आप। तो टारगेट ऑर्गन डैमेज मतलब क्या है? टारगेट ऑर्गन डैमेज मैंने बोला ना, वो जो पाइप वाला इंसिडेंट, प्रेस करोगे तो ज्यादा फास्ट ब्लड जाएगा, वो टारगेट ऑर्गन में जाके धक्का मार के उसको खराब कर देगा। जैसे रेटिनोपैथी, जैसे नेफ्रोपैथी, जैसे इंसेफेलोपैथी। पेशेंट ऐसे अनकॉन्शियस होकर आपका ओपीडी में ही आया, ऐसा टारगेट ऑर्गन डैमेज हो गया है पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से। उस पेशेंट को कैसे मैनेज करोगे बोलो? उस पेशेंट को कैसे मैनेज करोगे? देखो भाई, उस पेशेंट को जैसे मैनेज करेंगे, फर्स्ट आपका टारगेट होगा विद इन 1 आवर आपको प्रेशर को कंट्रोल में लेके आना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लेके आना है। कैसे? इमरजेंसी में आपको याद रखना, इमरजेंसी कंडीशन भाई, इमरजेंसी में टैबलेट तो नहीं दोगे ना, आईवी देना होगा। तो आईवी एक ही याद रखना, इमरजेंसी में एक ही मेडिकेशन होता है, ठीक है। आईवी लेवेटेलोल, ठीक है, आईवी लेवेटेलोल और नाइकार्डिपिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निकार्डिपिन दे सकते हो, ठीक है। एक्सेप्ट
एक कंडीशन छोड़ के, अगर हार्ट में एक्सेप्ट फॉर हार्ट अगर कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर है तब हार्ट में क्या दोगे, नाइट्रो देंगे। नाइट्रो, हार्ट मतलब नाइट्रो, हमेशा याद रखना, हार्ट का दिक्कत नाइट्रो, नाइट्रो ग्लिसरीन, नाइट्रोपोसाइट, नाइट्रोप्रोसाइट। आप समझ रहे हो, हार्ट में नाइट्रोपोसाइट, नाइट्रोग्लिसरीन। याद रखना, हार्ट में कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी से हुआ है, नाइट्रो ग्रुप देंगे। बाकी सब में तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन कब होगा, जब ब्लड प्रेशर मोर देन 220 बाई 120 एसोसिएटेड विथ पेपिलोइडीमा। ठीक है, तो पेपिलोइडीमा के साथ अगर ब्लड प्रेशर मोर देन 220 बाई 120 से ज़्यादा रहेगा तब हम लोग उसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलेंगे। देखो पेपिलोइडीमा में नॉर्मल जो ऑप्टिक डिस्क है, देखो कितना शार्प मार्जिन है ऑप्टिक डिस्क का, मगर पेपिलोइडीमा में इडीमा फ्लूइड जम गया है ना, इधर ऑप्टिक डिस्क है वो ब्लर हो गया है। अब समझ रहे हो, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के लिए एक पैथोलॉजी में क्वेश्चन आता है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बिनाइन हाइपरटेंशन में मतलब भास्कुलर क्या चेंज होता है। ठीक है, पैथोलॉजिकल एक क्वेश्चन है। देखो जो बिनाइन हाइपरटेंशन है यहाँ पे हायालिन डिपोजिशन होता है, हायालिन स्क्लेरोसिस होता है। ठीक है, और जो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है ना, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में देखो ऑनियन पील अपीयरेंस, ठीक है, और आपका फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस मिलता है। ठीक है, तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में ये दो मिलता है, एक है ऑनियन पील अपीयरेंस एंड फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, और हायालिन नेक्रोसिस बिनाइन हाइपरटेंशन में मिलता है। बस इतना ही याद रखना, पैथोलॉजी में होता है। ओके, उसके बाद देखो कुछ चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, एकदम लास्ट तक पहुंच गया हम लोग। अगर मान लो हाइपरटेंशन पेशेंट है, ठीक है, हाइपरटेंशन पेशेंट के साथ अगर बाइलैटरल रेनल आर्टरी स्टेनोसिस है तो कौन सा ड्रग देंगे। हाइपरटेंशन पेशेंट के साथ अगर यूनिलैटरल रेनल आर्टरी स्टेनोसिस है तब कौन सा ड्रग देंगे। ठीक है जी, देखो कट, देखो अगर यूनिलैटरल रेनल आर्टरी स्टेनोसिस है तब पेशेंट को हम लोग देंगे एसीई इनहिबिटर और एआरबी। ठीक है, अगर बाइलैटरल रेनल आर्टरी स्टेनोसिस है, बाइलैटरल दोनों साइड में रेनल आर्टरी स्टेनोस हो गया, तब हम लोग क्या देंगे, बेस्ट ड्रग है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इधर एवॉइड करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है आपका एसीई इनहिबिटर, एआरबी नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगर बाइलैटरल रेनल आर्टरी स्टेनोसिस बी फॉर सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अगर यूनिलैटरल है यूनी मतलब एक मतलब ए मतलब एसी इनहिबिटर एआरबी, ये चीज़ याद रखना, बी फॉर सी ए फॉर ए। ठीक है जी, उसके बाद देखो स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस अगर हो गया तो कौन सा ड्रग देंगे, एसी इनहिबिटर देंगे। ठीक है, स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस जो किडनी में स्क्लेरोडर्मा जो डिजीज होता है ना, उससे र्यूमेटोलॉजी में पढ़ेंगे ये चीज़, उससे अगर किडनी इफेक्ट होगा, ठीक है, तब हम लोग एसी इनहिबिटर ड्रग प्रेफर करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद है अगर किसी का हाइपरटेंशन है कोकेन लेने से, कोकेन एब्यूज किया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वेसोडाइलेटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे। अगर मान लो हाइपरटेंशन हुआ है, ठीक है, विच इज एसोसिएटेड विद द रेनॉल्ड सिंड्रोम इज द भास्कुलर डिजीज, तो भास्कुलर डिजीज अगर होगा तो वेसोडाइलेटर देंगे ना भाई। हाइपरटेंशन के साथ अगर कोई सीकेडी का पेशेंट है बट डायबिटिक नेफ्रोपैथी का पेशेंट है तो कौन सा ड्रग देंगे, नेफ्रोप्रोटेक्टिव ड्रग देंगे, जो किडनी से पेयर करता है, किडनी का मतलब ध्यान रखता है। नेफ्रोप्रोटेक्टिव ड्रग मतलब एसी इनहिबिटर, एआरबी देंगे। ठीक है, मगर जो ज़्यादा ध्यान रखता है वो उस कंडीशन में नहीं देना है। याद रखना, किडनी में कोई भी दिक्कत है, सीकेडी पेशेंट, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ठीक है, यूनिलैटरल रेनल आर्टरी स्टेनोसिस,
स्क्लेरोडर्मा से अगर मान लो किडनी खराब हो गया, स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस हो गया, सब में हम लोग एसी इनहिबिटर देंगे, एक्सेप्ट एक कंडीशन याद रखना, बाइलैटरल रेनल आर्टरी स्टेनोसिस। बाइलैटरल रेनल आर्टरी स्टेनोसिस में एसी इनहिबिटर ARB कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, उस टाइम पे हम लोग देंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। बाकी सब में नेफ्रोप्रोटेक्टिव एसी इनहिबिटर ARB दे रहा है। उसके बाद देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वो मैं आपको बोला ना हाइपरटेंशन से कोरोनरी, हाइपरटेंसिव पेशेंट विथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसमें आपका थ्रोम्बस जम गया, क्लॉट बन गया, ठीक है, वो हार्ट को हार्ट पंप किए जा रहा है तो उसमें वो ब्लड नहीं दे पा रहा है, तो एक तो इसको वॉश करना होगा ना, क्लॉट को एंटीकोआगुलेंट देंगे, स्टेंट बैठाएंगे, मगर ये जो बेचारा हार्ट जो पंप किए ही जा रहा है इसको तो शांत करो, इसको शांत करेंगे बीटा ब्लॉकर से। तो अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट एसोसिएटेड विथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, MI अनस्टेबल एंजाइना, उस पेशेंट के लिए हम लोग कौन सा ड्रग प्रेफर करेंगे? बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, ठीक है। उसके बाद देखो गाउट, कौन सा ड्रग, इसमें क्वेश्चन बनेगा कौन सा ड्रग नहीं देंगे। थोड़ा देर पहले आपको बोला ना, जो ड्रग यूरिक एसिड को ज्यादा करता है, जो हाइपर ग्लू करता है, थायराइड हाइपर ग्लू करता है, ग्लूकोज बढ़ाएगा, लिपिड बढ़ाएगा, यूरिक एसिड बढ़ाएगा। भाई गाउट में तो ऑलरेडी यूरिक एसिड हाई है, तो फिर से ऐसा ड्रग क्यों देंगे जो यूरिक एसिड बढ़ाएगा? तो एवॉइड, इधर से क्वेश्चन बनेगा कौन सा ड्रग नहीं देंगे, एवॉइड, एवॉइड थायाजाइड, थायाजाइड जो हाइपर ग्लू करवाता है, ठीक है। उसके बाद जो कोकिन से हाइपरटेंशन हुआ तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो हाइपरटेंशन विद रेनॉल्ड सिंड्रोम, रेनॉल्ड सिंड्रोम वास्कुलर डिजीज, तो वेसोडायलेटर देना भाई, तो वेसोडायलेटर देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, एकदम इजी है। पोस्ट एमआई पेशेंट, पोस्ट एमआई पेशेंट हार्ट का कंडीशन खराब है, उसमें पोस्ट एमआई पेशेंट है भाई, ठीक है, तो उसमें क्या, फिर से एक ही कॉन्सेप्ट, हार्ट को शांत करो, हार्ट बेटा शांत हो जाओ, बीटा ब्लॉकर दे दो, बीटा ब्लॉकर दे दो, ठीक है। उसके बाद देखो हाइपरटेंशन विद द प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, BPH का पेशेंट है, कौन सा ड्रग देंगे? BPH 60 ईयर ओल्ड, 60 ईयर ओल्ड, एक पेशेंट आया 60 ईयर ओल्ड, ठीक है, BPH है, साथ में हाइपरटेंशन है, कौन सा ड्रग देंगे? प्राजोसिन, प्राजोसिन, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मैं आपको बोल रहा हूं। और ओनली अगर BPH है तो टैमसुलोसिन, ओनली BPH है तो टैमसुलोसिन, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी 2 मिनट में आपको बोल रहा हूँ, ये याद रखो। अगर BPH के साथ हाइपरटेंशन है तो प्राजोसिन, अगर ओनली BPH है तो टैमसुलोसिन देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अगर पेशेंट का ऑस्टियोपोरोसिस है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो वो ड्रग देंगे जो कैल्शियम को पेयर करता है, कैल्शियम को ब्लड के अंदर रखेगा, तो थायाजाइड देंगे, थायाजाइड देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर मान लो किसी का हाइपरथायरॉयडिज्म है, माइग्रेन है, एंजाइटी है, ट्रेमोर है, साथ में हाइपरटेंशन भी है, इस कंडीशन में फिर से हार्ट को शांत करेंगे, ठीक है, हार्ट को बॉडी को शांत करेंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे, ठीक है, बीटा ब्लॉकर देंगे, जिससे ट्रेमोर घट जाएगा, एंजाइटी घट जाएगा, माइग्रेन घट जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म वो भी बॉडी शांत हो जाएगा बीटा ब्लॉकर से, ठीक है। अच्छा, और एक लास्ट चीज जो है वो है मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या है, व्हाट इज पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर बहुत सिंपल है भाई, देखो छोटा 2 वर्ड का नाम है, 2 लेटर का नाम है, पल्स प्रेशर, छोटा वर्ड, सिंपल है भाई। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मान लो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 है, तो व्हाट इज द पल्स प्रेशर, व्हाट इज पल्स प्रेशर भाई, सिंपल 40। मगर व्हाट इज मीन आर्टेरियल प्रेशर, मीन आर्टेरियल प्रेशर बहुत बड़ा नाम है तो कॉम्प्लिकेटेड होगा ना भाई। तो मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या है, मीन आर्टेरियल प्रेशर है 2/3 ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, प्लस 1/3 ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। 2/3 ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 1/3 ऑफ